हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोशिका, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये टॉपिक यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। बायोलॉजी का बेसिक यही है, अगर किसी को कोशिका ना समझ में आया तो वो बायोलॉजी कभी भी नहीं समझ सकता। ठीक है, बिना कोशिका चैप्टर को कवर किए बायोलॉजी कभी भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का चैप्टर बड़ा गौर से सुनना। और ये चैप्टर मैंने डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इसके चाहे 4 या 5 पार्ट बन सकते हैं, तो डोंट वरी, इसको पूरे को कवर करेंगे। ठीक है, बट आप एक बात याद रखना, इस चैप्टर को बड़े आराम से और बड़े ही धीमी गति से समझना। ठीक है, और इसके नोट्स जरूर बनाते चलना। ये एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर बार किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बीपीएससी हो, चाहे सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो, यूपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस में, रेलवे में, एसएससी में, हरियाणा पुलिस, एसआई, किसी में भी हर एग्ज़ाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते जाते हैं। ठीक है, अगर आपके ये टॉपिक समझ में आ गया तो लगभग 90% बायोलॉजी आपकी कवर हो गई है, मान लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो प्रकृति है, नेचर, उसमें 2 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है संजीव, एक होता है निर्जीव। ठीक है, और आपको संजीव और निर्जीव के बारे में पता ही है। ठीक है, क्या होता है संजीव? जो सांस लेते हैं, और निर्जीव जो सांस नहीं लेते। ठीक है, तो ये जो निर्जीव है, अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो क्या होगा? जैसे पेन, पेंसिल, ठीक है, पत्थर, ये क्या होते हैं? निर्जीव। और जो संजीव होते हैं, इसमें समस्त जीव आ जाते हैं, समस्त जीव। ठीक है, इस वर्ड पे फोकस मारना, जो ये जीव वर्ड है। ठीक है, इस जीव के अंदर अकेला मनुष्य ही नहीं आता, इसके जीव के अंदर मनुष्य, जानवर, जितने भी टाइप के जानवर जंतु हैं, पेड़ पौधे, और कितने भी टाइप के वायरस या फिर बैक्टीरिया, या फिर आप कहें शैवाल। शैवाल किसको बोलते हैं? काई। ठीक है, तो इस जीव वर्ड के अंदर ये समस्त प्राणी आते हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे जानवर है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे वायरस है, चाहे बैक्टीरिया, चाहे शैवाल। ठीक है, तो प्रकृति में 2 तरह के जीव पाए जाते हैं, संजीव और निर्जीव। ठीक है, तो निर्जीव के बारे में तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कैसे कि कोई भी निर्जीव होता है, यानी निर्जीव में क्या आएगा? जैसे पेन है, पेन क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, और कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? एटम से। ठीक है, कोई पदार्थ किससे मिलकर बनाता है? एटम से। और एटम की डिटेल स्टडी की थी। जिस तरह कोई भी पदार्थ एटम से मिलकर बना होता है, उसी तरह समस्त जीवों का जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। ठीक है, यानी जिस तरह कोई भी पदार्थ एटम से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, उसी तरह समस्त जीव, चाहे वो मनुष्य है, चाहे जानवर है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे वायरस है, चाहे शैवाल है, वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा शरीर है, मनुष्य है, मनुष्य का शरीर है, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर कोई लकड़ी या लोहे या पत्थर से थोड़ी ना बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिका से। ठीक है, इससे मिलकर बना है कोशिका से। इस वजह से कोशिका को क्या कहते हैं हम? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। ठीक है, तो कोशिका को क्या कहा जाता है? जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखिए, संरचनात्मक और क्रियात्मक क्यों बोला जाता है, अभी क्लियर कर देते हैं क्यों बोला जाता है। संरचनात्मक क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक कोशिका कई कोशिकाओं का जब समूह इकट्ठा होता है, तब क्या होता है? हमारी शरीर का निर्माण होता है, या हमारे शरीर की संरचना होती है। जीव के, समस्त जीवों के शरीर की संरचना किससे होती है? कोशिका से होती है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? संरचनात्मक। और क्रियात्मक क्यों बोला जाता है? हमारे शरीर में जितनी भी अंदर क्रियाएँ होती हैं, वो अंततः कोशिका में ही संपन्न होती हैं। ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, पर आज का टॉपिक पढ़ के आप समझ जाओगे कि कोशिका किस तरह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो अंततः कोशिका में ही, यानी सेल में ही, कोशिका में ही संपन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए, हम सांस लेते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं? नाक से लेते हैं, और हमें लगता है कि हमारे फेफड़े सांस लेने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बट
अंततः वो जहाँ जाके संपन्न होती है, कोशिका में एक अंग होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, आपने पढ़ा भी होगा पहले कभी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके अंततः श्वसन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। इस वजह से क्या बोलते हैं इसको, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ठीक है। और संपूर्ण शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। अब देखते हैं कि कोशिका की खोज कैसे हुई, ठीक है। कोशिका की खोज कैसे हुई, तो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। उन्होंने क्या किया 1665 में, उनके पास एक कार की लकड़ी थी। कार एक लकड़ी का नाम होता है, ठीक है। कार की लकड़ी की एक छाल ले रखी थी उन्होंने, ठीक है। उस लकड़ी के छाल की क्या की उन्होंने, पतली 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 बारीक बारीक स्लाइड्स तैयार की। और उन स्लाइड्स को क्या किया, फिर जाके एक सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, जिसके द्वारा चीज़ों को बड़ा करके दिखाया जाए, ठीक है। और वो सूक्ष्मदर्शी इन्होंने खुद बनाया था, सेल्फ मेड था इनका, रॉबर्ट हुक का वो सेल्फ मेड था। और उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस कार की लकड़ी के छाल की स्लाइडों को देखा। और जब उन्होंने कार की छाल की लकड़ी की स्लाइडों को देखा तो उन्होंने कुछ इस तरह की संरचनाएँ दिखाई दी, इस तरह की संरचनाएँ दिखाई दी, जैसे कोई छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, यानी एक छत्तेनुमा संरचना दिखाई दी, ठीक है। जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कार की लकड़ी की एक छाल को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उनको क्या, इस तरह की छत्तेनुमा संरचनाएं दिखाई दी। और इस छत्तेनुमा संरचना का जो एक भाग है, जो इस पूरी छत्तेनुमा संरचना का जो एक भाग है, मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ, वही क्या कहलाया, कोशिका। उसको क्या नाम दिया इन्होंने, कोशिका, ठीक है। तो इसी वजह से जो कोशिका की खोज का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को, ठीक है। कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। अगर पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप क्या लगाएंगे, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। बट जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी या जिसकी खोज की थी, वो एक्चुअली डेड सेल थी, यानी मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन कंफ्यूज करके आ सकता है। अगर ये पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो क्या कहेंगे आप, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका, फिर एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ल्यूवेन हॉक। उन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और वो किसकी कोशिका थी, जीवाणु की। जीवाणु ये पूछ सकता है किसकी थी, बैक्टीरिया की, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, बट वो कैसी थी, मृत कोशिका, ठीक है। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक। एक मिनट, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो, अगर मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा शरीर है, हमारा पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से, मतलब कोशिका से मिलकर बनी है, ठीक है। तो कोशिका क्या होती है, मरती है, उसी में से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, यानी डेड, जो मर जाती है उनको डेड सेल बोलते हैं, ठीक है। तो अब माइंड में प्रश्न आना चाहिए कि जो कोशिका मर जाती है वो कहाँ जाती है, ठीक है। एक्चुअली जो कोशिका मर जाती है, डेड हो जाती है, वो हमारे क्या से, नाखून या फिर हेयर यानी बाल के रूप में हमें दिखाई देती है। जो हमारे बाल, नाखून है, ये किस चीज़ के बने हुए हैं, डेड सेल के, ठीक है। तो याद रखना, डेड सेल के बने हुए। ऐसे ही जैसे एटम का मॉडल था ना, एक वैज्ञानिकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी, ऐसे ही इसका कोशिका की भी एक विकास यात्रा है। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही बता दिया था कि कोशिका ये है वो है, ठीक है, या फिर कोशिका के अंदर क्या है क्या नहीं। रॉबर्ट हुक ने बताया सिर्फ कि जो पूरा शरीर है वो किससे मिलकर बना होता, कोशिका से, ठीक है। पर उन्होंने एक डेड सेल की खोज की थी, क्योंकि वो लकड़ी थी, डेड सेल था, ठीक है। और जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो ल्यूवेन हॉक ने की थी। फिर आगे आगे नए नए वैज्ञानिक आते गए, उन्होंने अलग अलग थोड़े थोड़े इसके अंदर सिद्धांत, अपने अपने प्रिंसिपल ऐड करते चले गए, ठीक है। वो हम डिटेल में देखेंगे किसी ने क्या क्या कहा, ठीक है। तो अब देखिए, जीवित कोशिका की भी खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। अब देखिए कुछ समय बाद क्या हुआ, दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन व स्वान। स्लीडन और स्वान ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं कोशिका का सिद्धांत, ठीक है। उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो समस्त जीव हैं
समस्त जीव उनका निर्माण कोशिका से हुआ है। ठीक है, कोशिका से हुआ है। क्या कहा उन्होंने? स्लीडन और स्वान ने क्या दिया? एक कोशिका सिद्धांत दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है एग्जाम में, ये पूछ लेता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या लगाएंगे? स्लीडन और स्वान ने। ठीक है, और उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि जो समस्त जीव हैं उनका निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। और शरीर के अंदर जितनी भी क्रियात्मक जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो अंततः कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। ठीक है, बट जब इनसे पूछा गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ये नहीं बता पाए थे कि जो नई कोशिका होती है, क्योंकि कई कोशिका तो कुछ समय बाद क्या होती है? मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं। तो नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, यानी ये बताने में क्या रहे थे? असफल रहे थे। ठीक है, तो इस सिद्धांत को बताने के लिए आगे एक नए वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विंचो। रुडोल्फ विंचो ने बताया कि जो नई कोशिका होती है, नई कोशिका का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिका से ही होता है। मतलब जो पुरानी कोशिका होती है वो क्या करती है? विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। ठीक है, और जैसे फिर ये पुरानी कोशिका हो जाएगी, ये आगे दो कोशिकाओं का निर्माण कर देगी, ये पुरानी हो जाएगी, ये दो आगे नई कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। ठीक है, तो रुडोल्फ विंचो ने क्या बताया कि जो नई कोशिका होती है, नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही निर्मित होती है। मतलब विभाजन की, जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब उसको डिटेल पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। ठीक है, तो जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका, जैसे ये मैंने बताया ना, जैसे ये पुरानी कोशिका है तो इसने क्या किया? विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाई। ठीक है, फिर ये पुरानी हो गई तो इसने दो विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाई। ठीक है, ऐसे ही आगे ये बनाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोशिका बनी तो ये किससे बनी है? अपनी पहले मतलब पूर्ववर्ती कोशिका से। ठीक है, तो किससे निर्माण होता है? पूर्ववर्ती कोशिका से निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो स्लीडर और स्वान ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि समस्त जीव जिनका निर्माण कोशिका से होता है और पूरी शरीर की सारी क्रियाएं कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। बट वो ये नहीं बता पाए थे कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण कैसे होता है। और फिर इसी त्रुटि को किसने दूर किया? रुडोल्फ विंचो ने। उन्होंने बताया कि जो नई कोशिका होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनती हैं, और उन्होंने क्या बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा बेसिक कोशिका का। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो भी नोट कर लो। देखिए, अगर मैं बात करूं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, अगर मैं कोशिकाओं के प्रकार की बात करूं तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक। हम इस पर पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी आपके माइंड में एक मैप सा तैयार हो जाए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या मतलब है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या मतलब है? ये प्रोकैरियोटिक दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोन। ठीक है, प्रो प्लस कैरियोन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? प्रो प्लस कैरियोन। प्रो का मतलब होता है पुराना या फिर कहीं प्राचीन, एक ही बात है। ठीक है, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। कैरियोन का क्या मतलब होता है? केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब हुआ कि जिसका केंद्रक प्राचीन हो। और इसका मतलब यह है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो उसमें अभी केंद्रक, अभी आपको ये माइंड में पूरा बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि केंद्रक क्या होता है, क्योंकि केंद्रक का अलग से एक वीडियो बनेगा जब कोशिका अंगों को पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसको डिटेल स्टडी करेंगे केंद्रक क्या होता है। बस अभी आप ये याद रखें कि जिसमें केंद्रक नहीं, जिसका केंद्रक प्राचीन होता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, क्योंकि इसमें जो केंद्रक होता है अल्प विकसित होता है, अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है। ठीक है, और जितनी भी युग प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनको एक कोशिका जीव भी बोलते हैं। एक कोशिका जीव भी कहा जाता है। ठीक है,
तो प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, जिसका केंद्र क्या हो, प्राचीन हो, ठीक है, यानी अल्प विकसित हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसको क्या, इसमें क्या होता है, एक कोशिका जीव होते हैं, ठीक है। अभी हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और उसको हम डिटेल मैप के माध्यम से भी देखेंगे कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अब देखिए और क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसमें अगर मैं बात करूँ, झिल्ली रहित, याद रखना, झिल्ली रहित अंग पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जब रॉबर्ट हुक ने कार्क की लकड़ी से कोशिका का चित्र देखना चाहा तो उनको ऐसे छत्तेनुमा संरचना दिखाई दी, ठीक है। और उस छत्तेनुमा संरचना की एक भाग को क्या कहा उन्होंने, कोशिका। अब इस एक कोशिका के अंदर ही जो कोशिका के दूसरे अंग हैं, जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ठीक है, लवक है, प्लास्टिड है, वो सारी चीज़ें इस कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हम सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो हमें लगता है कि हम फेफड़ों के द्वारा, फेफड़े हमारे सांस लेने में हेल्प करते हैं, वो तो सही है। बट जो श्वसन की जो क्रिया है अंतिम रूप से जो जहाँ संपन्न हो रही है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर, ठीक है। यानी ये एक कोशिका का चित्र है। आगे हम इसको पूरा बड़ा करके बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अभी आप मैप, एक माइंड में मैप बना के रखें कि क्या चीज़, क्या किसकी क्या चीज़ बात हो रही है। और जैसे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते थे और कुछ सेल्स होते थे, ठीक है, KLMN, उसी तरह कोशिका के अंदर भी क्या होते हैं, कई कोशिका अंग होते हैं जो संपूर्ण क्रियाओं को संपन्न करते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये कोशिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, ठीक है, समझना। तो इसमें क्या होता है, झिल्ली रहित अंग पाए जाते हैं। कैसे अंग पाए जाते हैं, झिल्ली रहित, जिनके बाहर कोई भी तरह की लेयर ना हो। अब ये झिल्ली रहित क्या है क्या नहीं, इसको डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, बस अभी आप इसका अंतर याद करते चलें या फिर नोट करते चलें, ठीक है। अगर एग्जाम्पल आए कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ठीक है, तो याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अमीबा, आपको पता है अमीबा एक कोशिका जीव होता है। पैरामीशियम, ठीक है, WBC, मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा भी एक कोशिका जीव से बना होता है, और एक कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक, ठीक है। मुर्गी का अंडा, और एक और लिख लो, क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास, ठीक है, पैरामीशियम। तो याद रखेंगे कि अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण आए कि किन किन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो क्या लगाएंगे आप, अमीबा, क्योंकि इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। पैरामीशियम, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, ठीक है। मुर्गी का अंडा, क्लैमिडोमोनास, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा जिसको बोलते हैं PPLO, माइक्रोप्लाज्मा जिसको बोलते हैं PPLO, ठीक है। और जो माइक्रोप्लाज्मा होती है ये एक तरीके का जीवाणु है, ठीक है। और ये सबसे छोटी कोशिका इसी को कहते हैं, सबसे छोटी कोशिका। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप क्या लगाएंगे, माइक्रोप्लाज्मा। अगर इस तरह से पूछा जाए कि माइक्रोप्लाज्मा क्या है, अगर ऑप्शन में हो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो आप लगा देना निशान, क्या होगा, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि यूकैरियोटिक क्या होगा, जिनमें विकसित केंद्रक पाया जाए, ठीक है, जिनमें विकसित केंद्रक पाया जाए उसको क्या बोलेंगे हम, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। और जैसे एग्जांपल मनुष्य, ठीक है। अच्छा, मनुष्य किस में आता है, जंतु में आता है, ठीक है। आगे मैं जंतु कोशिका नाम लूँगा तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, मनुष्य की। और जंतु कोशिका में सभी आ जाएंगे जानवर, तरह तरह के जानवर, जीव, और मनुष्य किस में आएंगे, जंतु कोशिका में, ठीक है। और किस में पाया जाता है, पादप, पादप कोशिका में, पादप मतलब पेड़ की कोशिका में, और किस में, कवक मतलब फंजाई की कोशिका में, ठीक है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें क्या होता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है, जैसे मनुष्य यानी जंतु की कोशिका, पादप की कोशिका और कवक की कोशिका में
ये किसके उदाहरण है? यूकैरियोटिक कोशिका के। ठीक है, आगे यूकैरियोटिक कोशिका भी 2 टाइप की होती है, आगे हम पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो अब देखिए जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें क्या होता है? झिल्ली युक्त अंग पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे अंग पाए जाते हैं? इसमें झिल्ली युक्त अंग पाए जाते हैं, जबकि इसमें क्या था? झिल्ली रहित अंग पाए जाते थे। मतलब उन अंगों के चारों ओर क्या होता था? कोई किसी भी तरह की कोई झिल्ली नहीं होती थी, लेयर्स नहीं होती थी, जबकि इसमें क्या होता है? झिल्ली युक्त अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना यूकैरियोटिक कोशिका किन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जितनी भी चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जंतु। ठीक है, अब याद रखना कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है ना, इसका निर्माण अंततः हुआ तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है जो इसका निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही हुआ है। ठीक है, यानी पहले एक कोशिका थी, वो आगे विभाजित होके बहुकोशिकीय जीव बन गया। ठीक है, या बहुकोशिकीय जीव या प्राणी बन गया। अगर वो एक कोशिका जीव नहीं विभाजित हो पाई तो वो एक कोशिका ही रही। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो एक कोशिका जीव है वो जो बहुकोशिका जीव है वो अंततः किससे? जो बहुकोशिका जीव है इसका निर्माण किससे हुआ? एक कोशिका जीव से ही हुआ है। ठीक है, यानी बहुकोशिका का निर्माण एक कोशिका जीव से ही हुआ है, या फिर आप ये कहें यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से ही हुआ है। ठीक है, अगर तो उस जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है अगर तो वो विभाजित होकर नई नई कोशिकाएं बनाती गई तो यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। अगर वो विभाजित नहीं हो पाई, एक ही कोशिका रही उसमें, तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नोट्स बनाते चलें। ठीक है, सबसे ज़रूरी है नोट्स बनाना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और है जो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी चाहे वो एक कोशिका जीव हो, ठीक है, या फिर बहुकोशिका जीव हो, ठीक है, एक्चुअली ये चाहे एक कोशिका जीव हो चाहे बहुकोशिका जीव हो, ये किस पे डिपेंड करती हैं? ये किस आधार पे काम करती हैं? अगर मैं इसके कार्य की बात करूं तो ये श्रम विभाजन के आधार पर कार्य करती हैं। ठीक है, किस आधार पर कार्य करती हैं? श्रम विभाजन के आधार पर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में क्या होता है? हार्ट है। ठीक है, डाइजेशन के लिए क्या होता है? अमाशय है। ठीक है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, डाइजेशन का काम है भोजन को पाचन करना, फेफड़ों का काम है सांस लेना। ठीक है, तो ये हमारा जो शरीर है बहुकोशिकीय जीव, हमारा शरीर किस कोशिका से बना है? बहुकोशिकीय जीव कोशिका से। ठीक है, तो जो हमारा शरीर है ये भी तो श्रम विभाजन के काम पे सिद्धांत पे काम करता है, यानी श्रम विभाजन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है कि हार्ट का कुछ और काम है, अमाशय कुछ और काम है, और फेफड़ों का कुछ और काम है। ठीक है, इसी तरह जो एक कोशिका जीव होते हैं या फिर बहुकोशिका होती है वो भी श्रम विभाजन के आधार पर ही काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि आगे हम पढ़ेंगे कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, केंद्रक भी है। ठीक है, अच्छा जी, राइबोसोम है। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। राइबोसोम जहाँ भोजन का निर्माण होता है। लाइसोसोम है जहाँ अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, राइबोसोम का अलग काम है, ठीक है, केंद्रक का अलग काम है। तो ये भी तो किस आधार पर काम कर रही हैं? कोशिका विभाजन के आधार पर, यानी श्रम विभाजन के आधार पर। याद रखना, चाहे वो एक कोशिका जीव हो, चाहे एक कोशिका हो, चाहे वो बहुकोशिका हो, दोनों किस आधार पर काम करती हैं? श्रम विभाजन के आधार। कुछ फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे बड़ी कोशिका या सेल, तो आप क्या कहेंगे? शतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, उसका साइज कितना होता है? 170 mm गुणा 130 mm। ठीक है, अगर सबसे छोटी की बात हुई तो आप क्या लगाएंगे? माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु, या चाहे इसको PPLO भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शतुरमुर्ग का अंडा 170 गुणा 130 mm, और सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु। ठीक है, अब देखिए जो कोशिका का जो आकार है, अगर मैं साइज़ की बात करूं, कोशिका का जो आकार है बहुत छोटा होता है। मतलब जैसे एटम होता है ना, सेम उसी तरह कोशिका का आकार होता है। क्या हम एटम को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, बट हम
एटम के कई समूह जैसे तत्व, एलिमेंट और कंपाउंड यौगिकों को तो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस पेन को तो देख सकता हूँ, पर क्या मैं इस पेन के एटम को देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। ठीक है, इसी तरह मैं कोशिका को तो नहीं देख सकता, बट कोशिकाओं के समूह, जैसे ये कोशिका का ये मेरा हाथ है, तब चाहे मेरी किससे मिलकर बनी है? कोशिका से मिलकर बनी है, मतलब इसके समूह को तो मैं देख सकता हूँ ना। इसके कोशिका को नहीं देख सकता, पर कोशिका के समूह को तो देख सकता हूँ। ठीक है, अगर एक बात और याद रखना कि जो कोशिका का जो साइज है, आकार है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कोई जीव कितना बड़ा है। ठीक है, कोई जीव कितना बड़ा है इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कोशिका का आकार। कोशिका का आकार डिपेंड करता है कि उसका कार्य क्या है, यानी उसके काम के आधार पर उसका आकार डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं हाथी, ठीक है, हाथी बहुत बड़ा जीव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी की कोशिका सबसे बड़ी होगी। ठीक है, कोशिका का जो आकार है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके कार्य पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, मतलब जो कोशिका का आकार है वो उसके कार्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ कोशिकाओं का आकार बदलता रहता है, जैसे मान लीजिए अमीबा। ठीक है, और कुछ का स्थिर रहता है, जैसे मनुष्य में तंत्रिका कोशिका। ठीक है, मनुष्य में तंत्रिका कोशिका। तो आप याद रखेंगे जो उसका आकार होता है वो उस पर उनके कार्यों पर डिपेंड करता है, ना कि उसके कि वो साइज कितना उसका बड़ा है। ठीक है, जैसे हाथी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हाथी की कोशिका सबसे बड़ी होगी। ठीक है, यानी उसके कार्यों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कोशिकांगों के कारण ही, अगर मैं बात करूँ कि कोशिका क्यों जीवित रह पाती है, कोशिका अंगों के कारण ही कोशिका जीवित रह पाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कोशिका के जीवित रहने का क्या कारण है, तो आप क्या कहेंगे कि कोशिका, उसके जो कोशिका अंग पाए जाते हैं, कोशिका अंगों के कारण ही कोशिका जीवित रह पाती है। ठीक है, जैसे एटम के अंदर, जैसे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, ऐसे ही कोशिका के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गाल्जिकाएँ, ठीक है, ईआर, प्लास्टिड वगैरह उसके कोशिका के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, अगले अध्याय में मैं आपको इस कोशिका का पूरा बड़ा चित्र बना के, प्रोकैरियोटिक कोशिका का और यूकैरियोटिक कोशिका का दोनों का चित्र बना के पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा कोशिका का एक ओवरव्यू। ठीक है, अभी हम इसमें अभी देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए, मैंने आपको अभी बताया ना कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिसका केंद्र क्या हो? प्राचीन हो, यानी विकसित ना हो ज़्यादा। ठीक है, उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है? विकसित केंद्रक होता है। आगे मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको लास्ट के पीछे इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और इनके उदाहरण भी लिखवाए। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या था? अमीबा, पैरामीशियम, पीपीएलओ, ठीक है, कवक, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका का क्या उदाहरण थे? जंतु की कोशिका, पादप की कोशिका, कवक, फंजाई वगैरह। ये किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में। ठीक है, आगे यूकैरियोटिक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पादप कोशिका और जंतु की कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, पादप की कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, यहाँ से ना एक डिफरेंस में एक क्वेश्चन पक्का आता है, और वो आ भी सकता है, ये याद रखना। डिफरेंस में से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से पूछ लेगा, या फिर वो यूकैरियोटिक में पादप और जंतु की कोशिका में डिफरेंस पूछ लेगा। क्योंकि कुछ ऐसे कोशिका अंग होंगे जो पादप में पाए जाएंगे, जंतु में नहीं पाए जाएंगे, जो जंतु में पाए जाएंगे पादप में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ डिटेल में बना के दिखा रखा है। ठीक है, अब देखिए, जो पादप कोशिका में क्या आएंगे? सारे पेड़ पौधे, घास फूस, ठीक है, उनकी कोशिका। और जंतु कोशिका में सभी तरह के जानवर, जीव, मनुष्य भी किस में आएगा? जंतु कोशिका में, यानी हम किस में आएंगे? जंतु कोशिका में। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसको आप चित्र के माध्यम से देखना चाहें, ठीक है, ये मैंने आपको वो कोशिका का छत्तेनुमा संरचना दिखाई है। ठीक है, और जो मैंने यहाँ कोशिका बनाई है बड़ी, वो क्या है? एक भाग को दर्शाया है। ठीक है, एक भाग को यहाँ बड़ा करके दिखाया है। और जो ये वाली कोशिका है, ये कौन सी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब ये कौन सी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जो ये 2 बनाई हुई हैं, ये कौन सी हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक में ये वाली बनाई है, ये जंतु की कोशिका है। ठीक है, और जो इधर बनाई है मैंने,
वो किसकी बनाई है? पादप की कोशिका। ठीक है, तो अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है, 3 लेयर होते हैं, यानी 3 परतें पाई जाती हैं, या 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। आपको दिखाई भी दे रहा होगा 1 2 3। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कितनी झिल्लियाँ पाई जाती हैं? 3। ठीक है, याद रखना कितनी झिल्लियाँ पाई जाती हैं? 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। ये चित्र अपनी बुक में, अपनी कॉपी में बड़े अच्छे से बनाना, क्योंकि इस चित्र की सहायता से आपके कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कितनी झिल्लियाँ पाई जाती हैं? 3। जो उसकी सबसे बाहरी झिल्ली है, 1 2 3 आपको दिखाई भी दे रही हैं साफ साफ। जो उसकी सबसे बाहरी झिल्ली है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिकस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिकस। और जो उसके अंदर होती है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, हम इसके बारे में भी टेंशन मत लो, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है। अभी बस आप अपने माइंड में एक चित्र मैप सेट कर लो। ठीक है, जो सबसे अंदर की जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 3 तरह की कोशिका परतें पाई जाती हैं। कोशिका झिल्ली कितनी पाई जाती हैं? 3 तरह की पाई जाती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं वो क्या होते हैं? झिल्ली रहित होती हैं। क्या होती हैं? झिल्ली रहित। ठीक है, झिल्ली रहित का मतलब है कि जो उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, जो कोशिका के अंग पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं? वो क्या हैं? झिल्ली रहित। उनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है, किसी तरह का कोई झिल्ली नहीं है। जैसे मान लीजिए ये गुणसूत्र है। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या होते हैं ये भी हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, एक एक करके सबको खोल खोल के डिस्कस करेंगे, अभी आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो गुणसूत्र हैं, क्या आपको इसके चारों तरफ कोई लेयर दिखाई दे रही है? नहीं। जैसे यहाँ केंद्रक है, ठीक है, केंद्र में पाया जाता है तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक में जो चीज़ पाई जा रही है तो उसमें आपको देखिए इसके चारों तरफ क्या है? एक झिल्ली, एक लेयर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? झिल्ली युक्त कोशिकाएं, झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक है, और ये क्या होती है? झिल्ली रहित कोशिकांग। ठीक है, देखिए इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। वो कितने प्रकार का होता है? 70 का। बट जो यहाँ भी राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं, तो वो कितने का होता है? 80 का। ठीक है, ये उसकी यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको। हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप बस अंतर याद करते चले जाएं, बस मैप में बिठाते चले जाएं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें एक और अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं लवक या फिर प्लास्टिड। ठीक है, लवक या प्लास्टिड, वो जंतु में नहीं पाई जाती पर पादप में पाई जाती है। ठीक है, अभी हम इसका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अंतर देख रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद हम जंतु और पादप का अंतर देखेंगे। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि जो सबसे अंदर की झिल्ली होती है, जिसको हमने क्या कहा? कोशिका झिल्ली, वो क्या होती है? अंदर की तरह एक मुड़कर एक प्रवध का निर्माण करती है, यानी एक फोल्ड बनाती है, प्रवध बनाती है, उसको बोलते हैं मीसोसोम। ठीक है, और मीसोसोम का क्या काम होता है? श्वसन का काम होता है। जैसे जंतु कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो जैसे मतलब यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें कौन श्वसन का कार्य करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें श्वसन का कार्य मीसोसोम करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाया जाता है। अच्छा, इसमें एक ये जो कोशिका भित्ति के पास से एक संरचना निकली दिखाई देती है जिसको बोलते हैं पिलाई। ठीक है, इसका क्या काम होता है? लैंगिक जनन में सहायता करती है। ये किस में सहायता करती है? लैंगिक जनन में। ठीक है, तो आपसे ये सीधा पूछ भी सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पिलाई का क्या कार्य है? ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? लैंगिक जनन में सहायता करती है। या फिर पिलाई किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, और इसके ये आपको बाहर संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये ऐसे प्रबंध निकले दिखाई दे रहे हैं इसके चारों तरफ, इसको बोलते हैं फ्रिम्बी। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिम्बी। इसका क्या काम होता है कि ये किसी सतह से चिपकने में, जब जो ये कोशिका होती है किसी सतह से चिपकने में उसकी क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है, यानी किसी भी तरह की सतह से चिपकने में क्या सहायता करती है? कौन सहायता करता है? फ्रिम्बी। और एक इसमें पूंछनुमा एक संरचना निकलती है जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला या कसाबिका बोलते हैं, फ्लैजिला या कसाबिका। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको बस अंतर याद करते चलना है। ठीक है, क्योंकि अंतर से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ये तो था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं जो यूकैरियोटिक होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब इनमें क्या अंतर है वो ज़रा देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। देखिए,
जो ये कोशिका है ये किसकी बनाई है मैंने, जंतु की कोशिका, और ये किसकी है, पादप की। और जो हम मनुष्य आते हैं वो किस में आएंगे, जंतु में, ठीक है। और जानवर भी, मनुष्य भी, सभी इसमें आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें आपको बाहर का जो आवरण दिखाई दे रहा है, एक ही आवरण दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी एक ही आवरण दिखाई दे रहा है, यानी एक ही झिल्ली दिखाई दे रही है। एक कोशिका, इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। अब ये क्या है, इसका कार्य क्या है, किस चीज़ की बनी हुई है, अभी इसकी टेंशन मत लो, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप अपने माइंड में एक मैप तैयार करके रखें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है बीच में, ठीक है, एक केंद्रक पाया जाता है। और केंद्र के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या है, क्या कार्य है उसका, अभी कुछ भी टेंशन मत लो, ठीक है। तो और इसमें भी क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक तो दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। इस वजह से देखिए मैंने केंद्रक को यहाँ और इसको यहाँ से मिलान किया हुआ है, ठीक है। तो जो केंद्रक होता है वो दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और कोशिका झिल्ली होती है वो भी किस में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है, पादप में भी जंतु में भी। बट पादप कोशिका में एक झिल्ली एक्स्ट्रा होती है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। जो इसकी बाहरी झिल्ली है वो क्या होती है, कोशिका भित्ति। ये इसको दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करती है। क्या होता है, कैसे काम करती है, सारा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसको अभी अंतर क्लियर करते चले जाएँ, ठीक है। केंद्रक के अंदर एक कंडेंस फॉर्म में एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं केंद्रिका। देखिए मैंने इसको यहाँ से ऐसे मिलाया हुआ है, ठीक है। जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक में एक कंडेंस फॉर्म में क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं केंद्रिका, ठीक है। और पादप कोशिका में भी क्या पाई जाती है, एक ऐसी संरचना पाई जाती है कंडेंस फॉर्म में, संघनन फॉर्म में, उसको भी क्या बोलते हैं हम, केंद्रिका, ठीक है। केंद्रक में ही क्या पाया जाता है, गुणसूत्र, यहाँ भी क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र, ठीक है। जंतु कोशिका में भी क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका क्या काम है, कैसे वर्क करता है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। अभी बस माइंड में मैप को सेट करते चलें, क्योंकि अगर ये मैप समझ में आ गया तो आपको बहुत आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। तो यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है श्वसन का कार्य करना, ठीक है। देखिए यहाँ भी गाल्जी काय पाए जाते हैं और यहाँ भी गाल्जी काय पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। जो इसमें जो ये लिक्विड टाइप का है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कोशिका द्रव्य क्या है, ठीक है, जीव द्रव्य क्या है, ठीक है, केंद्रक क्या है, ये सब आगे की बात है, ठीक है। कोशिका द्रव्य, और इसमें भी जो एक खाली जगह है जब मैंने बनाया नहीं, यही क्या कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। अब देखिए जो इसमें डिफरेंस है, जो पादप कोशिका है उसमें क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में आपको ऐसी कहीं संरचना दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। और पादप कोशिका में एक और संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका, ठीक है, या फिर रसधानी, ठीक है, रिक्तिका या रसधानी। इसका क्या काम है ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिक्तिका भी किस में पाई जाती है, ओनली पादप में पाई जाती है, जंतु में आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। और इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, ये दोनों में पाई जाती है, ठीक है। और अंतःप्रद्रवी जालिका दो टाइप की होती हैं, एक पे तो कणिकामय, मतलब एक पे तो छोटे छोटे कण लगे होते हैं, और एक होती है बिना कणिकामय, यानी एक होती है रफ, एक होती है स्मूथ, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये दोनों में पाई जाती है। इसका क्या काम है ये भी हम डिटेल में आगे कवर करेंगे, क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये कोशिका के अंदर पाए जा रहे हैं, यानी कोशिका के अंग। क्या है ये, कोशिका अंग, ठीक है। और कोशिका जो जीवित रहती है इन्हीं की वजह से जीवित रहती है, ठीक है, क्योंकि जब हम इनके कार्य पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जंतु में पाई जाती है, पादप में नहीं पाई जाती, ठीक है। किस में पाई जाती है, जंतु में पाई जाती है, पादप में नहीं पाई जाती। अब इस डिफरेंस को ध्यान से देख लेना दोस्तों, ठीक है। पादप में पाया जाता है प्लास्टिड, जबकि जंतु में नहीं पाया जाता। पादप में पाई जाती है रिक्तिका, जबकि जंतु में नहीं पाई जाती, ठीक है। पादप जंतु में पाया जाता है लाइसोसोम, जबकि पादप में नहीं पाया जाता। बाकी इनमें ये सारे मटेरियल जो भी है दोनों कॉमन करके लिखे हुए हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो जंतु कोशिका होती है इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो राइबोसोम कितने टाइप का होता है, वो 80S का, ठीक है, 80S का स्वेडबर्ग यूनिट है 80S, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है, इससे डिफरेंस से भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले भाग में इसके 4-5 भाग बन सकते हैं। अगले भाग में हम इसके जो अलग अलग अंग हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना।